नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। अभी क्लासेस 2.0 में आप सभी का स्वागत है। मैं आज लेकर आया हूँ हिंदी का दूसरा चैप्टर जो व्यंजनों से संबंधित है। इससे पहले मैंने वर्ड से संबंधित और स्वरों से संबंधित कराया था। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। ये मेरे चैनल का नाम है अभी क्लासेस 2.0। अगर आपको पढ़ाया हुआ अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो देखो मैं इसमें आपको बताने वाला हूँ कि व्यंजन किसे कहते हैं, उनकी परिभाषा क्या है, और ये कितने प्रकार के हैं और ये कितनी संख्याओं में ये शामिल है। तो आगे चलते हैं। पहले देखो मैं व्यंजन इसको डिजाइन किया हुआ है, अपने हाथों से ही लिखा हुआ है। तो व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये है, जो ऐसे वर्ड जिनको बोलने में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती हो उनको क्या कहेंगे? हम व्यंजन कहेंगे। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 41 होती है, यानी 41 होती है। लेकिन अगर मूल व्यंजनों की बात की जाए तो मूल व्यंजनों की संख्या होती है 33। कितनी होती है? 33। अगर मूल व्यंजन पूछे जाए तो। अगर वैसे ही नॉर्मली पूछे कि हिंदी वर्णमाला में टोटल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है तो 41 बताएंगे। ओके। ये व्यंजनों के प्रकार हैं जो आपको ज्यादातर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो नंबर फर्स्ट है अंतस्थ व्यंजन, दूसरा ऊष्म या संघर्षी व्यंजन, तीसरा है स्पर्श व्यंजन, और 4 नंबर का है संयुक्त व्यंजन, और 5 है द्वैत व्यंजन, और 6 है आगत व्यंजन। अब एक एक करके मैं आपको इनके सभी के एक्सप्लेन बताता हूँ। वैसे तो इससे पिछली वाली क्लास में ज्यादातर मैंने व्यंजनों और स्वरों को एक साथ करके बता दिया है, लेकिन फिर भी मैं आपको व्यंजनों के बारे में एक एक करके इनको बताता हूँ। कितने इसमें स्वर होंगे, वो व्यंजन आएंगे, उन सभी व्यंजनों को देखते हैं, उनको बोलने के आधार पे किस तरीके से रखा गया है। तो देखो अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में ये 4 लेटर हैं, य र लव, य र लव, ये अंतस्थ व्यंजन में आते हैं। कितने वर्ण है ये? ओनली 4 है। कितने हैं? 4। ठीक है। फिर ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं? जो 4 हैं, सात है, पेशरमा है, सड़कसा है, हरका है। ये भी आपके 4 हैं। कितने हैं? 4। ये ऊष्म व्यंजन है, स स स ह। अंतस्थ में य र लव। शॉर्ट में याद है, य र लव, य र लव। तो ये 4 हैं अंतस्थ व्यंजन। और उस व्यंजन में सासी चीजें बेचमा चरकसा हरका, ये 4 है आपके उस व्यंजन। स्पर्श व्यंजन आपको पूछे जाए, स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? स्पर्श व्यंजन होते हैं आपके 25, यानी 25। कितने होंगे? 25 होते हैं। कभी पूछा है कि स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं तो 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। अब इनको देखो, मैंने आपको इससे पहले भी मैंने आपको बता दिया है कि पहले को क वर्ग बोलते, दूसरे को च वर्ग बोलते, तीसरे को ट वर्ग, और फोर्थ वाले को त वर्ग, और पांचवे वाले को प वर्ग। अब इनको क वर्ग को क्या बोलते हैं? पहले कंठ से चालू होते हैं तो क को कंठ बोलते हैं। च वर्ग वालों को बोलते हैं तालव्य, यानी तालु, और ट वर्ग वाले को मूर्धन्य, और त वर्ग वाले को दंत बोलते हैं, और प वर्ग वालों को बोलते हैं ओष्ठ। अब एक एक करके देखते हैं कंठ वाले में ये कौन कौन से लेटर आते हैं, कौन कौन से वर्ड आते हैं। तो क ख ग घ अङ, यानी एक आपके वर्ग में 5 लेटर आएंगे, यानी 5 अक्षर आएंगे, 5 वर्ड आएंगे। सॉरी, कितने वर्ड आएंगे? 5 वर्ड आएंगे। तो पहले क ख ग घ अङ हो गया। च वर्ग में कौन कौन से आएंगे? च से चालू होंगे, च छ ज झ, और चूल्हे में यहाँ ये। और ट वर्ग में, ट वर्ग को मूर्धन्य कहते हैं, जिसमें ट ठ ड ढ अण। ये ध्यान रखना आपको, जो ये ड बना हुआ है, ढ और ढ, इन दोनों के नीचे देखो बिंदी नहीं लगी हुई है ना? अगर यहाँ नीचे बिंदी लग जाएगी तो ये द्वैत व्यंजन में चले जाएंगे। किस में चले जाएंगे? द्वैत व्यंजन में। तो देखो मैंने 5 एन लिखा हुआ है, तो नीचे बिंदी इसमें लगी हुई है और ड में इसमें लगी, तो इसलिए इन दोनों को द्वैत व्यंजन कहते हैं। नॉर्मल आएंगे तो इनको ट वर्ग में रखा जाएगा। तो ट ठ ड ढ और अण, ये ट वर्ग में आएंगे, जिनको मूर्धन्य कहेंगे। क्या कहते हैं? मूर्धन्य। ट वर्ग में त से चालू होंगे, ये त थ द ध और न, ये 5 अक्षर हैं। और प वर्ग में, प वर्ग कोई ओष्ठ वर्ण, ओष्ठ बोलते हैं, जिसमें प फ ब भ और म, ये ओष्ठ हैं। ओष्ठ से चालू होते हैं, दंत में दंतों का यूज होता है।
मूर्धन्य मूर्धों का यानी मूर्ध होते हैं जो हमारे तालु से ऊपर होता है, मुँह के अंदर ही होते हैं ये मूर्धन्य। तालु भी आपको जो ताल बोलते हैं ऊपर का जो भाग होगा उसको बोलते हैं, कंठ जो गले से निकलती हैं आवाज़ें, उनको बोलते हैं। अब ये आपको पीछे लास्ट में देखे होंगे जो मैं रेड कलर में लिखा हुआ है, अनुनासिक पंचमाक्षरों या नासिक व्यंजन किसको कहते हैं अगर पूछा जाए, तो ये जो 5 लेटर हैं ना, इन्हीं को इन तीनों नामों से जाना जाता है। या तो इनको अनुनासिक कह लो, या नासिक व्यंजन कह लो, या पंचमाक्षर कह लो इनको। तो अङाङने, चूले-मैया, अणाणने, नानल और मामच्छी। ये पाँचों के 5 वर्णों को इन तीनों नामों से जाना जाता है। अब आगे चलते हैं, ये टोटल 25 वर्ड हैं, 25 वर्ड हैं ये, आप काउंट करके भी देख सकते हो। उसके बाद है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन उसको कहते हैं जब कोई वर्ड 2 व्यंजनों से मिलकर बना हो, कम से कम 2 व्यंजनों से मिलकर बना हो, तो उनको कहते हैं संयुक्त व्यंजन। अब इन संयुक्त व्यंजनों में देखेंगे छ, त्र, ज्ञान और स्र, ये आपके 4 वर्ण आते हैं जो संयुक्त व्यंजन के आते हैं। पूछा जाए कि कौन-कौन से होते हैं, तो पहला छ, फिर त्र, फिर ज्ञान और स्र। ये 4 वर्ण हैं जिनको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये चारों वर्ण कम से कम 2 व्यंजनों से मिलकर बने हुए हैं। पहला है छ जो क प्लस स से बना हुआ है, लेकिन क में ध्यान रखेंगे हलंत लगा हुआ है। क्या लगा है? हलंत। क में लगा है, त में लगा है, ज में हलंत है, स में। इनमें हलंत लगा हुआ है, ये ध्यान रखना है क्योंकि इसमें लगाना मैं भूल गया हूँ। तो क में हलंत है और क प्लस स इन दोनों को मिला के बनेगा छ, जो छतरी वाला छ है। त्र में आधा त प्लस र, इन दोनों से मिले के बनेगा ये आपका त्र। ज्ञान बनता है आधा ज से यानी हलंत लगा होगा ज में प्लस चूले मैया, इन दोनों के मेल से बनता है ज्ञ। और स्र बनता है आपको सासीटी का हलंत लगेगा प्लस र, इन दोनों से मिला के आपका बनेगा स्र। ये ध्यान रखेंगे हलंत लगा होना चाहिए और इधर साइड में दूसरी तरफ ये पूरे-पूरे लेटर आएँगे, वर्ण आएँगे, तब जाके इन वर्णों का क्या होगा? संयुक्त होगा, तब जाके इन वर्णों का बनना स्टार्ट होगा। यानी इन दोनों के मेल से ये अक्षर बनेंगे। आगे देखते हैं द्वैत व्यंजन। द्वैत व्यंजन में डाडलिया भी आएगी जिसमें नीचे बिंदी लगी होगी। जैसे ढाढ़कन है इसमें भी नीचे बिंदी है। इन दोनों को ही द्वैत व्यंजन कहते हैं। अब आगत व्यंजन में वैसे ज और फ तो उसमें आते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि ज के नीचे भी बिंदी लगी है और फ के नीचे भी एक बिंदी लगी है। इसलिए इन दोनों को आगत व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? आगत व्यंजन कहते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं अब। ये मैंने एक-एक करके आपको 6 के 6 बता दिए। अब वर्णों का उच्चारण स्थान देख लेते हैं। इनको देखो अलग-अलग किस तरीके से इनको रखा गया है, जिसमें मैंने इन सभी को शामिल किया गया है। कुछ व्यंजन भी इसमें शामिल किए गए हैं। यानी टोटल ओवरऑल व्यंजन प्लस आपके स्वर इन दोनों को मिला के और आपको जो अयोगवाद थे उनको भी मिला के मैंने पूरा एक ही में बना दिया है कि इनमें कौन-कौन से आपको पूछा जाए तो आप इज़िली आप बता सकें। देखो एक साइड में मैंने उच्चारण स्थान लिखा हुआ है, दूसरी साइड में मैंने वर्ण लिखे हुए हैं। अब कंठ में कौन-कौन से आएँगे? ये पूरे आपके 52 वर्ड हैं, उनके 52 के पूरे का निचोड़ है इसमें, कि कहाँ से कैसे हमें अलग-अलग करके नहीं लिखा है कि स्वर किधर है और व्यंजन किधर लिखे हुए हैं, विसर्ग भी किधर है। तो देखो कंठ में कौन-कौन से आएँगे? क वर्ग तो पूरा कंठ में आएगा ही। अब इसमें छोटा र, बड़ा और ह से हल और विसर्ग, ये सभी चीज़ें आपके कंठ में आएँगी। किसमें आएँगे? कंठ उच्चारण स्थान में। तालव्य में च वर्ग तो आएगा, छोटी, बड़ी और यायारी और स। मैंने जो लन किया है च वर्ग, ई, यस, इस तरीके से। च वर्ग, ई, यस। उसके बाद मूर्धन्य में ट वर्ग आएगा, रस, ऋषि आएगा और रस, ये दोनों रस। ट वर्ग, ऋषि, र और स, ये मूर्धन्य में आएँगे। दंत में त वर्ग आएगा और लस, त वर्ग और लस। ओष्ठ में प वर्ग तो आएँगे, छोटा ऊ और बड़ा ऊ आएगा। कंठ तालव्य में छोटी ए, बड़ी ए आएगा और कंठोष्ठ में आएगा आपका छोटा ओ और बड़ा ओ। दंतोष्ठ में सिर्फ़ ओनली वावन आएगा, दंतोष्ठ यानी दंत और ओष्ठ से मिलके बना है व। तो ये सभी मैंने सभी का एक साथ पूरा का पूरा लिख दिया है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। स्वर तंत्रियों के आधार पे व्यंजनों के प्रकार कितने हैं? स्वर तंत्री जो हमारे मुँह से निकलती आवाज़ें उनके आधार पे।
तो इसे 2 भागों में बाँटा गया है, एक को अघोष, दूसरे को सघोष। अघोष किसे कहेंगे? तो जो वर्गीय व्यंजन है, जो अभी मैंने आपको बताए थे, कौन-से वाले? जो ये देखो आपको बताता हूँ। जैसे ये आपके देखें, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये 4th नंबर का है, ये 5th नंबर का है। तो इनको किस तरीके से बाँटा गया है, तो उसी के बारे में आपको बता रहा हूँ कि इस एक को अघोष बोलते हैं, दूसरे को सघोष बोलते हैं। तो वर्गीय व्यंजन का पहला और दूसरा वर्ण तो वो और सासिटी पेचरमा सड़कसा ये सभी आपके होंगे अघोष वर्ण में आएंगे। किस में आएंगे? अघोष में। पहला वर्ग और दूसरा वर्ग। तो पहला और दूसरा का मतलब समझे भाई? जैसे पहला ये क और ख, ये पहला और दूसरा है। ये तीसरा है, चौथा है, ये पांचवा है। ये वर्गीय है। ठीक है? ऐसे इनमें पूछा है तो पहला ये सभी पहले में है और दूसरे में ये है, ये तीसरे में है और ये चौथे में और ये पांचवें में। ओके? तो इन सभी को अब दूसरे में देखें सघोष या घोष किसे कहते हैं? वर्गीय व्यंजन का तीसरा, चौथा, पांचवा और य, र, ल, व, ह और स्वर जितने भी स्वर हैं वो सभी सघोष या घोष में आएंगे। और जो अभी मैंने आपको बताए थे यानी ये बाकी के पहले और दूसरे को छोड़ के तीसरा, चौथा और पांचवा और य, र, ल, व और ह और जितने भी स्वर हैं छोटे आ से लेके बड़े ओ तक वो सभी की सभी सघोष और घोष में आएंगे। सघोष कह लो चाहे उसको घोष कह लो, ये उसी में आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो प्राणत्व के आधार पे व्यंजनों के प्रकार कितने हैं? प्राणत्व के आधार पे व्यंजनों के प्रकार हैं, 2 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। पहले का नाम है अल्प प्राण, दूसरे का नाम है महाप्राण। तो अब एक-एक करके मैं आपको इनका एक्सप्लेन बताता हूँ। अल्प प्राण किसे कहते हैं? ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में कम समय लगता हो या हमें कम प्रयास करना पड़ता है और बोलते समय मुख से कम वायु निकलती हो। मुख से कम वायु निकलती है यानी बोलने में बहुत इजीली भूल जाते हैं ऐसे वर्ण, उनको ही कहते हैं हम अल्प प्राण व्यंजन। यानी बोलने में हमको ना तो ज़्यादा समय लगता हो और ना ही ज़्यादा हमारे मुँह से हवा निकलती हो। तो ऐसे वर्णों को कहते हैं हम अल्प प्राण व्यंजन। अब देखो कौन-कौन से आता है। अब देखो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पाँचवाँ वर्ण, पहला, तीसरा और पाँचवाँ वर्ण और इसके साथ-साथ अंतस्थ व्यंजन और तथा सभी स्वर, ये सभी के सभी अल्प प्राण में आएँगे। किस में आएँगे? अल्प प्राण में। देखो मैंने अपने तरीके से लर्न किया है। पहले को मैंने ऐसे लर्न करके लिखा है, याद किया है कि 1, 3, 5 यानी 135 फिर अंतस्थ व्यंजन फिर उसके बाद सभी स्वर। तो 135 का मतलब उसके मैं आपको जो मैंने अभी जो बताया था ना उसके अकॉर्डिंग इसमें 135 यानी ये पहले का 1 है और ये तीसरा है 3 और ये 5वाँ। तो ये है 135 है ना? तो ये पहले नंबर में है, ये दूसरे में, ये तीसरे में, ये 4 नंबर पे है और ये 5 नंबर पे। तो ये 135 बन गए। पहला ये, तीसरा ये और 5वाँ ये। तो 135 हो गया। ठीक है? तो इस तरीके से मैंने अपने तरीके से लर्न किया है। आपको जो अच्छा लगे तो आप अपने तरीके से लर्न करें। आगे चलते हैं। देखो इसके बाद महाप्राण किसे कहते हैं? कौन से व्यंजन है? ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में अधिक प्रयत्न करना पड़ता हो और बोलते समय मुख से अधिक वायु निकलती हो, उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। इसमें क्या आते हैं? कौन-कौन से वर्ण आते हैं? इसमें जो अभी बचे थे ना, दूसरा और चौथा वर्ण। देखो महा में मैं ऐसे याद किया 24 घंटे यानी 24 आवर। दूसरे को मैं 2 बोलूँगा, क्या बोलूँगा मैं? 2 और 4 को मैं 4 ऐसे बन गया 24 तथा उसके साथ सासिटी पेचरमस रक्त यानी ऊष्म व्यंजन आएँगे। यानी महाप्राण में 24 ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन को संघर्षी व्यंजन भी बोलते हैं, ये भी ध्यान रखना। तो ये महाप्राण में आते हैं। किस में आएँगे? महाप्राण में। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब ये जो मुख्य-मुख्य पॉइंट हैं, वो मैंने सभी के सभी लिखे हुए हैं। तो ये ध्यान रखना नोट्स बहुत इम्पोर्टेंट है, जो नोट रहते हैं। तो ल को पार्श्विक व्यंजन बोलते हैं। क्या कहते हैं ल को? पार्श्विक व्यंजन।
और डाडलिया देखो नीचे बिंदी लगी है और ढाढ़कन और नीचे बिंदी लगी है, वैसे इन दोनों को क्या बोले थे? वैसे द्वैत व्यंजन बोला था मैंने, इसमें आपको बताया था। इन्हीं व्यंजनों को, द्वैत व्यंजनों को उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं। तीसरा है अनुस्वार नासिक व्यंजन होता है। क्या होता है? अनुस्वार ही नासिक व्यंजन होता है। इसका उच्चारण आगे आने वाले व्यंजन से प्रभावित होता है। अनुस्वार पंचम वर्ण का कार्य करता है। अनुस्वार किसका कार्य करता है? पंचम वर्ण का, अपने अक्षर से आगे के पांचवें वर्ण का कार्य करता है। और देखो मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया कि मूल स्वर कितने, यहाँ मूल स्वर लिख गया है गलती से। मूल स्वर नहीं है, मूल व्यंजन है। क्या है? मूल व्यंजन। मूल व्यंजन। तो मूल व्यंजन, आपके मूल व्यंजन होते हैं 33। कितने होते हैं? 33 यानी 33 होते हैं। आप लिखते हैं अनुस्वार और विसर्ग को किशोरीदास वाजपेयी ने अयोवा कहा है। पूछा जाए अयोवा किसने कहा था अनुस्वार विसर्ग को, तो ये नाम याद रखेंगे, किशोरीदास वाजपेयी। किशोरीदास वाजपेयी ने ही अनुस्वार और विसर्ग को अयोवा कहा था। अब ये ध्यान रखें ना, अयोवा को ना तो स्वर कहा जाता ना ही इसको व्यंजन कहा जाता है। ना तो ये स्वर में आते हैं ना ही ये व्यंजन में आते हैं। कौन? अनुस्वार और विसर्ग। अब देखो हिंदी में ध्वनियां दो प्रकार की होती हैं, ये आपको पहले बता दिया मैंने। एक तो स्वर होती है, दूसरी व्यंजन होती है। अब देखो 7 नंबर का, य और व को अर्ध स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? य और व को अर्ध स्वर। य और व को अर्ध स्वर भी कहते हैं। अब देखो ध्वनियों की बात चली तो मैं ध्वनियों से संबंधित आपको कुछ परिभाषाएं बता देता हूँ, जो ज्यादातर है, जो हाई लेवल के जो एग्जाम होते हैं उनमें ज्यादातर ये आती रहती हैं। तो आप एक देख लेते हैं इसके, जो मैं टोटल जो इम्पोर्टेंट मुझे लगी थी वो परिभाषाएं मैंने लिखी हुई हैं। और जो युग्मक ध्वनि किसे कहते हैं? जब एक ही ध्वनि का द्वैत हो जाए तब वे युग्मक ध्वनियां कहलाती हैं। ये प्राय शब्द के मध्य में आती हैं। कहाँ पे आती हैं? ये शब्दों के बीच में आती हैं, मध्य में आती हैं, तो उसको कहते हैं युग्मक ध्वनियां। संयुक्त ध्वनि किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक व्यंजन ध्वनियां जब परस्पर संयुक्त होकर एक स्वर के सहारे बोली जाएं, उन्हें संयुक्त ध्वनियां कहा जाता है। उनको क्या कहेंगे? संयुक्त ध्वनियां। संपृक्त ध्वनि किसे कहते हैं? जब एक ध्वनि दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह संपृक्त ध्वनि कहलाती है। कैसी कहलाएगी? संपृक्त ध्वनि। काकल्य ध्वनि किसे कहते हैं? काकल्य ध्वनि जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में मुख गुहा खुली रहती है और वायु बंद कंठ को खोलकर झटके से बाहर निकलती है, उसे काकल्य व्यंजन ध्वनि कहते हैं। अब इसमें देखो एक अक्षर आता है ह। काकल्य ध्वनि में कौन सा आता है? ह। तो कंठ से झटके से ह, इस तरीके से। वर्तस्य ध्वनि किसे कहते हैं? दांतों एवं मसूड़ों के मिलने का स्थान, अर्थात दंतमूल को वर्तस्य कहते हैं। किसको कहते हैं? दंतमूल को वर्तस्य कहते हैं। तथा इस स्थान विशेष से उच्चरित ध्वनि वर्तस्य ध्वनि कहलाती है। यानी उस स्थान से जो ध्वनि निकलेगी उसी को क्या कहेंगे? वर्तस्य ध्वनि कहते हैं। इसमें कौन कौन से आएंगे? ये चारों लेटर आएंगे। नर लस, नर लस, नरलस, ऐसे याद रख लें। नरलस वर्तस्य ध्वनि में आता है। लुंठित ध्वनि जिन ध्वनियों के उच्चारण में जिह्वा का अग्रभाग मुड़कर वर्तस्य को शीघ्रता से स्पर्श करता है, उन्हें लुंठित ध्वनि कहा जाता है। क्या कहा जाता है उनको? लुंठित ध्वनि कहा जाता है। यानी ये ध्यान रखें, जिन ध्वनियों के उच्चारण में जिह्वा का अग्रभाग यानी जीभ का अग्रभाग, आगे का भाग मुड़कर वर्तस्य को शीघ्रता से स्पर्श करता है, उन्हें लुंठित ध्वनियां कहा जाता है। ठीक है। तो आपको अगर मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।